तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 30 एपिसोड 38 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने फोर्थ ईमो सीड किंग को देखा था जिसके क्लोन को हमारे फ्लेम मास्टर के क्लोन ने हरा दिया था। और वहाँ पर जो फोर्थ सीड किंग होता है वो समझ जाता है कि वहां पर फ्लेम मास्टर के रहते हुए वह इंगुआनवान को चोटिल नहीं कर सकता, इसलिए मुझे यहां से निकलना होगा। वैसे भी मेरा क्लोन बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका है। इसी के साथ वो फ्लेम मास्टर को धमकी देता है कि यहाँ पर दूसरा विश्व युद्ध है, मतलब फिर से जैसे ईमो की दुनिया का दरवाजा इस दुनिया में नहीं खुला था वो वैसा ही एक बार जरूर खुलेगा। और इस बार जो ईमोस होंगे वो तुम्हारी दुनिया को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे, तुम लोग बचोगे नहीं, हम इस पूरे रियलम को ही तबाह करके रख देंगे। तो वहाँ पर जो फ्लेम मास्टर होता है वो भी उस घायल ईमो को देखता और कहता है भाई यहाँ पर तेरी अपनी हालत देख, तेरी क्लोन की हालत है मैंने ऐसी की तैसी कर दी है और तू यहाँ पर अभी भी मुझे धमकी दे रहा है। ऐसे चलो तुम लोग के लिए एक बुरी खबर बताता हूँ कि यहाँ पर जो लाइटनिंग मास्टर है वो जाग चुके हैं और तुम लोग की लोकेशन को ढूंढ रहे हैं। अगर एक बार तुम्हारी लोकेशन का पता चल गया कि तुम्हारा जो डेविल प्रिजन तुम लोगों ने जो ग्रुप बनाया हुआ है वो कहाँ पर है तो भाई दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, तो बढ़िया से छिपे रहना। तो वहाँ पर जो ईमो होता है वह कहता है हम तुम सबको देख लेंगे। इसी के साथ वो जो फोर्थ सीड किंग होता है वहाँ से गायब हो जाता है। फिर वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी आराम की सांस लेता है और अपने एंशिएंट डिवोरिंग पपेट को वापस रख देता है और फिर वो फ्लेम मास्टर को ग्रीट करता है। वहाँ पर जो फ्लेम मास्टर होते हैं वो भी लिंगडोंग के पास ही आकर खड़े हो जाते हैं। तो लिंगडोंग भी थोड़ा सा चकित हो जाता है और कहता है फ्लेम मास्टर आप जाएंगे नहीं क्या? तो वहाँ पर फ्लेम मास्टर बोलते हैं अरे कहाँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं तुम लोग के साथ ही रहूँगा, मुझे इंगुआनवान की प्रोटेक्शन करनी है। तो वहाँ पर लिंगडोंग भी ये बात सुनकर शौक हो जाता है कि भाई फ्लेम मास्टर इंगुआनवान के साथ ही रहेंगे। बट लिंगडोंग भी सोचता है यहाँ पर जो इंगुआनवान है उसकी पहचान उजागर हो गई है कि वह कहाँ पर रहती है, साथ ही साथ वो आइस मास्टर है। तो कोई हाई लेवल का ईमो अगर अटैक कर देगा या बहुत ही ज़्यादा पावरफुल किंग लेवल का ईमो अटैक कर देगा तो लिंगडोंग भाई उसको नहीं संभाल पाएगा। तो यहाँ पर एक पावरफुल कल्टिवेटर सपोर्टर चाहिए ही। तो वहाँ पर लिंगडोंग भी हाँ बोलता है फ्लेम मास्टर आप हमारे यहाँ रह सकते हैं। उसके बाद गए जितने भी यहाँ पर लोग आए होते हैं बचे हुए होते हैं वो सारे लोग डाउ सेट में जाते हैं। डाउ सेट में एकदम खुशी का माहौल होता है, एकदम चारों तरफ एकदम पार्टी सार्टी चलती है कि भाई यहाँ पर युआन गेट खत्म हो गया, क्योंकि डाउ सेक्ट का सबसे बड़ा दुश्मन युआन गेट था और यहाँ पर जितने भी मेंबर्स आए हुए थे सभी का दुश्मन युआन गेट ही था, क्योंकि युआन गेट ने इस पूरी युआन क्षेत्र में जितने भी सुपर सेक्ट थे सभी को लमसम खत्म कर दिया था। कुछ पावरफुल सेक्ट लीडर्स बच उठ कर जान बचाकर भाग गए थे, वही लोग बचे हुए थे, लेकिन उनका सुपर सेक्ट तो एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका था। केवल दो ही सुपर सेक्ट अपनी पोजीशन को होल्ड कर पाया था। एक था 9 हेवन सेक्ट जहां पर वो जाकर किसी तरह से लिंगडोंग बचा लिया था उसे भी, और फिर दूसरा था डाउ सेक्ट। यही लोग बचे हुए थे, लेकिन अब सारी चीज़ें ठीक हो चुकी थी। यहाँ पर सारे लोग ही पार्टी वार्टी कर सकते हैं और जितने भी पावरफुल जितने नहीं सुपर सेक्ट डिस्ट्रॉय गए थे उनके जो लीडर्स होते हैं जैसे स्वाट सेक्ट के लीडर थे हमने देखा था इनको गाइस, वो भी जाकर अपने फिर से सुपर सेट का निर्माण शुरू कर देते हैं। और जितने भी सुपर सेट के बचे हुए लोग थे वो अपना अपना सेट बनाने लगते हैं और वो लोग डाउ सेट के सपोर्ट वपोर्ट भी मांगते हैं कि भाई हमारा हेल्प कर दो, हमारा डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो डाउ सेट भी अच्छा तरीके से उन लोग का सपोर्ट वपोर्ट कर देता है और चारों तरफ लिंगडोंग का नाम ही नाम फैल जाता है कि भाई लिंगडोंग ने ये कर दिया। लिंगडोंग ने युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स पूरे युआन गेट को तहस महस कर दिया। एकदम लिंगडोंग रातों रात स्टार बन जाता है। फिर हमें 10 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो लिंगडोंग होता है आराम से डाउ सेट में घूम रहा होता है। इन 10 दिनों में लिंगडोंग ने अपने आप को बढ़िया से रिकवर कर लिया था। थोड़ा सा भी एकदम मामले का चिंता नहीं हुआ था कि भाई ईमो का अटैक हो जाएगा, क्योंकि युआन गेट के 3 सुप्रीम एल्डर्स को फाइट वेट करने में उसकी भाई एकदम लग चुकी थी, इसलिए उसको रिकवर करना ज़रूरी था। फिर कैसे यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो डिसाइड करता है कि चलो कल्टीवेशन करने चलते हैं। तो डाउ सेक्ट में वो युआन पिल्स की ऐसे रिवर नहीं होती है और वहाँ पर ऐसे चबूतरा लगा होता है, वहाँ पर बैठकर कल्टीवेशन किया जाता है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी वहीं जाकर मंच पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है। और लिंगडोंग यहाँ पर डिसाइड करता है कि अपनी मेंटल पावर को काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल तक उसके पुश करना है, क्योंकि जो लिंगडोंग की मेंटल कल्टीवेशन होती है वो होती है सुप्रीम सिंबल मास्टर, जो एक वर्ल्ड स्टेज के कल्टिवेटर के बराबर होती है। और गाइस समझे इतने ज़्यादा फाइट्स उतनी ज़्यादा ट्रेनिंग और करने के बाद ना रिसोर्सेस के बाद भी लिंगडोंग की जो मेंटल पावर की कल्टीवेशन है वो एकदम सुप्रीम सिंबल मास्टर की एडवांस लेवल तक पहुंच चुकी है। यानी
उसकी जो मेंटल पावर वाली कल्टीवेशन है वो एकदम सुप्रीम सिंबल मास्टर के एडवांस लेवल पर पहुंच जाती है। तो गाइस यहाँ पर लिंगडोंग आराम से कल्टीवेशन करता है और फिर हमें 15 दिन बाद डाउ सेट पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बादलों को दिखाया जाता है। बादलों से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, बिजलियाँ तड़कने लगती है, जिसकी वजह से पूरे डाउ सेट के डिसाइपल्स एकदम कांप उठते हैं। सभी लोग बाहर आकर उन बादलों को देखते हैं। लिंगडोंग कल्टीवेशन कर रहा होता है, आसपास भयानक मेंटल पावर फैली होती है। यहाँ पर डाउ सेट के लीडर भी आते हैं और वो समझ जाते हैं कि भाई यहाँ पर लिंगडोंग का लेवल अप होने वाला है। और लिंगडोंग का लेवल अप इतना ज़्यादा भयानक था कि पूरा एकदम जो नदी वदी नहीं थी, इतना ज़्यादा प्रेशर से फैला होता है ना कि डाउ सेट के लीडर सभी नॉर्मल डिसाइपल्स को उस एरिया में जाने से बैन कर देते हैं, क्योंकि ऊपर बिजली भी तड़क रहा था और बिजली से ऐसा लग रहा था कि भाई अगर एक भी बिजली किसी डिसाइपल पर लग गए तो एकदम तड़कता भड़कता उस बंदे का वहीं काम तमाम हो जाएगा। इसलिए वो रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी से लिंगडोंग के लेवल अप को ही देख रहे होते हैं। यहाँ तक कि जो फ्लेम मास्टर होते हैं वो भी लिंगडोंग को थोड़ा सा शौक में देखते हैं। और फिर गाइस हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डाउ सेट पर वो काला बादल और भी ज़्यादा घना हो चुका होता है। बिजलियाँ ऐसे तड़क रही होती है कि जैसे अभी डाउ सेट पर गिरेंगे और पूरा डाउ सेट ही तबाह हो जाएगा। सभी लोग आंखें फाड़ फाड़ कर रोज उसी बादलों को देख रहे होते हैं। अब ऐसा लग रहा था कि बादल एकदम पीक लेवल पर पहुंच चुका है, वो कभी भी लिंगडोंग पर गिर सकता है। अगर लिंगडोंग इस बादलों को झेल गया तो उसकी कल्टीवेशन है सुप्रीम सिंबल मास्टर जो वर्ल्ड स्टेज के कल्टीवेशन के बराबर होता है, उससे भी लेवल अप होकर उसकी कल्टीवेशन जो मेंटल पावर की है वो रीइंकार्नेशन लेवल है। उसके बाद जो गाइस लेवल आता है उसका नाम है लीजेंडरी सुप्रीम सिंबल मास्टर, उस लेवल तक पहुंच जाएगा। उस लेवल तक पहुंचने के बाद लिंगडोंग किसी भी नॉर्मल रीइंकार्नेशन लेवल के कल्टीवेटर के साथ फाइट कर सकता है और उसे हरा भी सकता है। हाँ, रीइंकार्नेशन लेवल में भी तीन स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेज में एक थंडर स्ट्राइक होती है, सेकंड स्टेज में भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थंडर स्ट्राइक होती है। 3 ऐसे होता है ना, तो अगर कोई ऐसा बंदा आ गया जो रीइंकार्नेशन में फर्स्ट थंडर स्ट्राइक को झेल चुका है तो उसे हराने में काफ़ी ज़्यादा मुसीबत होगी। तो गाइस हमें इसी बीच पता चलता है इंगू वानवान की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो एक एल्डर डाउ सेट के लीडर से पूछता है कि डाउ सेट के लीडर इंगू वानवान के साथ क्या हो रहा है। तो डाउ सेट के लीडर यहाँ पर हमें बताते हैं कि जो इंगू वानवान है ना, वो जो सामने गुफा नहीं दिख रही है उसके अंदर एक झील है, वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन कर रही है। और वहाँ पर इंगू वानवान की बॉडी से इतनी ज़्यादा भयानक आइस पावर निकल रही है कि पूरा एकदम झील जम चुका है, कमल पर बैठकर कल्टीवेशन कर रही है। और गुफा के अंदर भाई ऐसी भयानक है ठंडी हवा है ना कि मैं वहाँ पर टिक भी नहीं पा रहा हूँ। मैं वहाँ पर अंदर गया था उसे अपनी बेटी को दिखाने को, भाई बेटी तुम ठीक तो ना, लेकिन मैं 10 मिनट से ज़्यादा उस गुफा के अंदर बैठ ही नहीं पाया। मतलब इतनी ज़्यादा भयानक ठंडी हवा कि अगर मैं और रुका होता ना 10 मिनट से ज़्यादा तो मैं मर जाता वहाँ पर, इतनी ज़्यादा भयानक हवा है। इसीलिए मैं वहाँ पर से वापस आ गया। यहाँ पर जो इंगू वानवान की बहन यांग सियाओ सियाओ है वो भी इंगू वानवान से मिलना चाहती थी, लेकिन मैंने अंदर जाने से सख्त मना कर दिया क्योंकि मुझे डर आएगा कि यांग सियाओ सियाओ अगर उसके अंदर घुसती भी है तो भाई एकदम बर्फ की जम जाएगी। मतलब समझे इंगू वानवान की हालत काफ़ी ज़्यादा बेकार हो चुकी है। बेकार नहीं गाइस, आप बोल सकते हैं कि इंगू वानवान के अंदर से जो आइस मास्टर है वो एकदम जाग रही है। अगर वो जाग जाती है तो इंगू वानवान खत्म हो जाएगी। अब लिंगडोंग का हमें इंतजार है कि वो कब अपनी कल्टीवेशन को कर कर होश में आता है ताकि हम उसे वहां पर भेज सके। लिंगडोंग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास कोई ना कोई तरीका होगा ही। तो चलिए गाइस थोड़ी सी कहानी को फास्ट करते हैं। यहाँ पर लिंगडोंग के ऊपर खतरनाक सा बिजली उजली गिरता है, धड़धा धड़धा बादल फटते हैं। लिंगडोंग भी एकदम चांद लगा देता है, उसका बिजली उजली को झेल लेता है और उसकी बॉडी से भयानक आवाज़ रिलीज होती है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि लिंगडोंग लीजेंडरी सुप्रीम सिंबल मास्टर लिंगडोंग इस कल्टीवेशन लेवल तक पहुंच चुका है। लिंगडोंग भी एकदम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। आसमान में अब उसकी जो सेंस करने की पावर होती है, मतलब अगर लिंगडोंग अपनी मेंटल पावर को फैलाए ना तो एक झटके में डाउ सेट में कौन कहाँ पर है उसे लोकेट कर लेगा। मतलब उसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और मेंटल पावर आप समझते हैं कितनी ज़्यादा भयानक होती है। तभी जो डाउ सेट के सभी लोग होते हैं वो भी लिंगडोंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। यहाँ पर हमें डाउ सेट के लीडर्स और बाकी एल्डर्स को दिखाया जाता है। भाई लिंगडोंग उनके सामने ही खड़ा था, लेकिन नहीं, जो हाई लेवल के कल्टीवेटर होते हैं वो सेंस कर लेते हैं लोगों को, लेकिन लिंगडोंग के सामने खड़ा था, वो लोग सेंस नहीं कर पा रहे होते हैं। अगर लिंगडोंग उनके मतलब पीछे से उन लोग को मारना चाहे तो एक के झटके में ख़त्म कर देगा, वो लोग जान ही नहीं पाएंगे कि उनके साथ क्या हुआ। तभी वहाँ पर एक एल्डर बोलता है आपको जाकर लिंगडोंग से बात करनी चाहिए, डाउ सेट के लीडर की इंगू वानवान की वो हेल्प करे। इंगू वानवान की कंडीशन बिगड़ती जा रही है ना। लिंगडोंग उतना ज़्यादा दूर होता है लेकिन अचानक से वो सारी बातें सुन लेता है और सीधे डाउ सेट के लीडर के पास झड़ाक से पहुँच जाता है।
और कहता है लीडर इंगू अनवान को क्या हुआ है, वो किसी प्रॉब्लम में है क्या। तो डाउ सेट के लीडर इंगू अनवान के साथ जो भी हो रहा था पिछले महीनों से वो सारी चीज़ें लिंगडोंग को बता देते हैं। तो वहाँ पे जो लिंगडोंग होता है वो कहता है ठीक है मैं इस मामले को हैंडल कर लूँगा, और बस सीधे ही उस बर्फीली ठंडी झील वाली गुफा की तरफ निकल जाता है। और लिंगडोंग उस गुफा में एंटर करता है। चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा होती है, पूरी झील एकदम चम चुकी होती है, इतनी ज़्यादा भयानक है ठंडी हवा होती है कि लिंगडोंग भी महसूस करता है एक नॉर्मल वर्ल्ड स्टेज का कल्टिवेटर यहाँ पर टिक ही नहीं पाता। फिर लिंगडोंग इंगू अनवान को देखता है जो कमल के फूल पर बैठी होती है और उसकी बॉडी से लगातार ठंडी हवा फैलती जा रही होती है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत समझ जाता है कि भाई इंगू अनवान के साथ कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि इंगू अनवान को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह अपनी बॉडी के अंदर कोई ना कोई चीज़ वो दबा रही है। तो वहाँ पर रस्म पत्थर का ताबीज़ बोलता है वो क्या चीज़ दबाएगी, वह आइस मास्टर के रूप में जग रही है, लेकिन इंगू अनवान इसी का विरोध कर रही है। वो आइस मास्टर के रूप में जगना नहीं चाहती, इसलिए देखो इंगू अनवान की बॉडी भी कांप रही है। तो वहाँ पे जो लिंगडोंग होता है वो थोड़ा सा गुस्से में हो जाता है और कहता है ये क्या यार, मतलब इंगू अनवान को मैं चाहता हूँ हमेशा वो नॉर्मल रहे। फिर वह रास्म पत्थर के ताबीज़ से पूछता है लेकिन इंगू अनवान के साथ ऐसा हो क्यों रहा है, इतनी मतलब ऐसा लग रहा है कि इंगू अनवान पर कोई बाहरी चीज़ इफेक्ट कर रही है, इसी की वजह से तो वह उसके अंदर जो आइस मास्टर है वो जल्दी जल्दी बाहर आना चाहती है। इंगू अनवान में कुछ समय से पहले बहुत अच्छे से दबा कर रखा था। तो रस्म पत्थर का ताबीज़ कहता है 1 मिनट सोचने दो, हाँ मैं कंफर्म हूँ यह फ्लेम मास्टर की वजह से हो रहा है। देखो फ्लेम मास्टर के पास एंशिएंट टाइम का ऑरा है, और जैसे इंगू अनवान फ्लेम मास्टर के कांटेक्ट में आई है, फ्लेम मास्टर का एंशिएंट ऑरा इंगू अनवान की बॉडी में जो आइस मास्टर है उसके पुनर्जन्म को एकदम प्रोत्साहन दे रहा है कि भाई जागो आइस मास्टर के रूप में। लिंगडोंग ये बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है फ्लेम मास्टर को इसके बारे में आइडिया था कि अगर वह इंगू अनवान के पास रहता है तो आइस मास्टर के रूप में जागृत हो जाएगी, इसीलिए तो यहाँ पर जो फ्लेम मास्टर है वो डाउ सेक्ट में रुका। मैं 100% कन्फर्म हूँ इस बात से। क्या मैं सच बोल रहा हूँ रस्म पत्थर का ताबीज़? तो रस्म पत्थर का ताबीज़ बोलता हाँ फ्लेम मास्टर को पूरा एकदम आइडिया था, इसीलिए तो वह यहाँ पर रुका हुआ ताकि वह इंगू अनवान को आइस मास्टर के रूप में जागृत कर सके। लिंगडोंग यह बात सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सीधे गुफा से बाहर निकलता है और डाउ सेक्ट में तुरंत फ्लेम मास्टर को स्कैन करता है, जोर से चिल्लाता है फ्लेम मास्टर बाहर निकलो, और बहुत ज़्यादा भयानक गुस्से से गरजता है गाइस। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को ख़त्म कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू, बाय बाय। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू, बाय।